स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम एमडीसी पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये वीडियो अभिषेक भाई के कहने पर मैं लेकर आया हूँ, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप नीचे कमेंट कीजिए कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए। आपके कहे अनुसार मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। भारतीय रियायतों के लिए सर्वोच्चता की समाप्ति के कानूनी और राजनीतिक निहितार्थ क्या थे? प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय स्वतंत्रता के पीछे का कारण क्या था पता है? सर्वोच्चता की समाप्ति यानी ब्रिटिश क्राउन, यानी जब हमारे देश में ब्रिटिश महारानी का संपूर्ण नियंत्रण था तो उसी को हम कहते हैं सर्वोच्चता की समाप्ति। जब समाप्त हो गया तो हमारा भारत पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। तो यही बोल रहा है कि ये जो सर्वोच्चता की समाप्ति हुआ इसके कानूनी और राजनीतिक निहितार्थ क्या थे, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर किस तरह लिखना है आइए मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको समझाऊंगा और आप इसी प्रकार लिखिएगा, आपको अच्छा नंबर मिलने की 100% में गारंटी लेता हूँ। बट आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए। देखिए आपको लिखना क्या है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 7 सबक्लोज 1 सबक्लोज बी में, यानी 7(1)(b), आप ऐसा याद रखिए। धारा 7 के 1 और 1 के अंदर फिर बी के तहत ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता समाप्त हो गई। ओके, तो ये जो धारा है ये धारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी धारा के अनुसार ब्रिटिश क्राउन की जो सर्वोच्चता थी, जो नियंत्रण करने की शक्ति थी, वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। कानूनी रूप से इसका अर्थ यह था कि ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण 565 जो रियायतों में था वो अब 100% उसके हाथ से निकल गया और जो हमारा 565 जो देसी रियायत था वह अब पूर्ण रूप से क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। ब्रिटिश सरकार का तर्क था कि सर्वोच्चता ना तो उत्तराधिकारी सरकारों जैसे हमारा भारत हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया, इन सब देशों को हम नहीं सौंपने वाले हैं और ना ही बरकरार रख सकते हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है ब्रिटिश सरकार कह रहा है। ओके, इसके विपरीत जो हमारे भारत में उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस था वह कहता है कि सर्वोच्चता का अर्थ एक राजनीतिक वास्तविकता है जिसे भौगोलिक उत्तराधिकारी को हस्तांतरित होना चाहिए। तुम जोर दे के ये कह रहा है कि जिस देश में ये 565 देसी रियायतें वो उसी देश के रहेंगे। ये कौन कह रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कह रहा है। ओके, इतना आप लोग समझ गए। इस कानूनी मतभेद ने एक अत्यंत अस्थिर वातावरण तैयार किया। जब ये बात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा ब्रिटिश क्राउन से तो एक अस्थिर वातावरण तैयार हो गया। जो हमारा त्रावणकोर और भोपाल था उस समय जैसे राज्यों ने इस शून्यता का लाभ उठाकर अपने आप को स्वतंत्र घोषणा कर दिया। बोल रहा है क्या कि अब हम स्वतंत्र हैं, हम ना तो भारत का हूँ और ना ही पाकिस्तान का हूँ और ना ही ब्रिटिश का हम पे कोई अधिकार रहेगा। ये त्रावणकोर और भोपाल कह रहा है। ओके, राजनीतिक रूप से सर्वोच्चता की समाप्ति का अर्थ था कि रियायतों को अब अपनी रक्षा, विदेश और जो संचार के मामले हैं उस पर किसी भी केंद्रीय शक्ति पर वो अब अधीन नहीं रहेगा। यानी रक्षा के लिए विदेश से कोई भी अगर सामान इंपोर्ट आउट कुछ भी अगर उनको करना था तो वो अब किसी तीसरे शक्ति यानी केंद्र के ऊपर वो निर्भर नहीं रहेगा। अब वो अपना रक्षा स्वयं कर लेंगे। इसका 100 वाट विश्लेषण यह है कि यदि वे राज्य एकीकृत नहीं होते, अगर ये राज्य जो 565 हमारे पास राज्य है, अगर ये एकीकृत यानी एक साथ नहीं जुड़ते
तो हमारा जो भारत है वो कैसा नज़र आता आप लोग को पता है? हमारे भारत में अभी इतने छेद होते कि इसका जो अभी आपको इतना ब्यूटीफुल मैप बनाने के लिए टीचर कहता है और आप बना लेते हो, ये मैप बनाना आपसे मुश्किल हो जाता है, इतने छेद होते हैं। एक डायलॉग नहीं है, इतना छेद करेंगे कि साहस कहाँ से लेगा और वो कहाँ से लेगा, कन्फ्यूज हो जाएगा। तो सेम कंडीशन हमारे भारत पर पड़ता अगर यह एकीकरण यानी सभी राज्य अगर मिलकर हमारा भारत देश ना बनाता, तो जो भारत है वो कैसा लगता? चेकर्स जैसा प्रस्तुत वाला एक देश बन जाता, जहाँ एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, एक शहर से हमको दिल्ली से कोलकाता आने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता हो सकती थी अगर यह राज्यों का एकीकरण ना हुआ होता तो, और बल्कीकरण का यह खतरा ना केवल परिवहन और संचार को बाधित करता बल्कि एक साझा बाजार के निर्माण को भी अत्यंत अभाव के रूप में हमें दिखाता। ना हमारे पास एक कॉमन बाजार होता और ना ही संचार और परिवहन के लिए हमारे पास कोई सड़क और ना ही फ़ोन करने के लिए कोई अच्छा माध्यम हमारे पास होता। ओके, तो ये जो चीज़ एकीकरण किया गया ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। रक्षा के दृष्टिकोण से भारत के भीतर सैकड़ों स्वतंत्र पॉकेट्स विदेशी जासूसी और शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा के केंद्र बन सकते थे। यानी हमारे देश के अंदर इतने जासूस, इतने छोटे छोटे देश बन जाते कि वो हमसे कंपटीशन करते। हमारा हैदराबाद अलग कंपटीशन करता हमसे, जूनागढ़ अलग करता, गोवा अलग करता। ओके, अतः इस कानूनी अनिश्चितता ने एक ऐसे नए राजनीतिक तंत्र की मांग की जो संप्रभुता के हस्तांतरण को अनिवार्य और संवैधानिक बना सके। तो अतः इस कानूनी अनिश्चितता ने एक ऐसे नए राजनयिकी तंत्र की मांग की जो संप्रभुता के हस्तांतरण को अनिवार्य और क्या किया, संवैधानिक बना दिया कि हम एकीकरण होंगे और हमारा एक संप्रभु राष्ट्र रहेगा, यानी इस राज्य का सब काम हम ही करेंगे। तो किसी भाई को अगर अंग्रेजी में चाहिए तो अंग्रेजी आपके लिए यहाँ मौजूद है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए और कॉपी में लिख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा अगर आप इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रश्न जो कि मज़ा नहीं आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में मज़ा आता है तो बढ़िया बात है। अधिमिलन पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के क्षेत्रीय और राजनीतिक एकीकरण के प्राथमिक साधन के रूप में कैसे कार्य किया? जो हमारा अधिमिलन पत्र है उसने क्षेत्रीय और राजनीतिक एकीकरण, यानी जो हमारे भारत में बहुत सारे स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, उन सब का एकीकरण एवं राजनीतिक एकीकरण के प्राथमिक साधन के रूप में कैसे कार्य किया? तो शब्द को याद रखिएगा, अधिमिलन शब्द खुद बोल रहा है कि हम मिलेंगे, अधिमिलन पत्र। ओके, तो आइए जानते हैं ये अधिमिलन पत्र कैसे इन सबको मिलाने में सहायक सिद्ध हुआ। तो प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार आप लिखिएगा, अधिमिलन पत्र एक संविदात्मक दस्तावेज था। ओके, संविदात्मक दस्तावेज था जिसने रियायतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक कानूनी रूपरेखा प्रदान की। यानी यह एक ऐसा दस्तावेज था जो भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सभी को क्या की, एक रूपरेखा प्रदान की। इसकी तकनीकी बारीकियों के अनुसार शासकों ने 3 राजनीतिक विषयों पर अपनी संप्रभुता केंद्र सरकार को सौंप दी। यानी इसकी तकनीकी बारीकियों के अनुसार शासकों ने 3 राजनीतिक विषयों पर अपनी संप्रभुता
केंद्र सरकार को सौंप दी। पहला जो 3 में से एक है वो है रक्षा, दूसरा है विदेश मामला और तीसरा है संचार। ये जो 3 चीज़ है, ये 3 चीज़ों को करने के लिए इन 565 जो देशी रियायत है उसने बोला कि ये जो चीज़ 3 है ये केंद्र सरकार करेगी, यानी ये जो 3 चीज़ें ये केंद्र सरकार को सौंप दी। शेष आंतरिक स्वायत्तता प्रारंभिक चरणों में शासकों के पास ही रही, यानी अब इस 3 के अलावा जितना भी काम उन लोगों के हाथ में था सब शासक ही करते, यानी 565 जो क्षेत्र के राजा होते थे या वहाँ के जो प्रमुख लीडर हुआ करते थे वही अन्य विषयों पर कानून बना सकते थे, लेकिन ये 3 चीज़ों को छोड़कर। ओके, इसके साथ ही यथास्थिति समझौतों ने प्रशासनिक शून्यता को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन समझौतों ने यह सुनिश्चित किया कि जब तक एक संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था लागू नहीं हो जाती तब तक व्यापार, सीमा शुल्क और कराधान जैसे मामलों में ब्रिटिश काल की व्यवस्था जारी रहेगी। यानी इन सब ने क्या कहा कि जब तक हमारे पास एक प्रॉपर संविधान नहीं बन जाता है तब तक जो हमारा व्यापार के लिए नियम कानून है, सीमा शुल्क के लिए नियम कानून है और टैक्स यानी कराधान के लिए जो भी नियम कानून है कि एक आदमी को कितना टैक्स देना चाहिए, जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो हमें कितना टैक्स देना चाहिए, और व्यापार के लिए जो जो भी शर्त था ये सब चीज़ ब्रिटिश काल की व्यवस्था में जो चीज़ अपनाई गई थी वही अभी लागू हो रही थी। उन्होंने कहा जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर संविधान है नहीं बन जाता है तब तक हम इन्हीं चीज़ों पर निर्भर रहेंगे। इस कानूनी उपकरण को 100 वाट विश्लेषण इसकी रक्तहीन क्रांति को संभव बनाने की क्षमता में निहित है। ओके, इसने शासकों को एक सम्मानजनक निकास मार्ग यानी एग्जिट रूट प्रदान किया जहां वे अचानक अपनी पूरी शक्ति खोने के बजाय धीरे धीरे भारतीय संघ का हिस्सा बने। यानी ये जो हमारे पास एक पेपर था जिसको हम कह रहे थे उसको हम क्या कहते थे, एक बार दिखा देता हूँ, अधिमिलन पत्र। ये अधिमिलन पत्र एक ऐसा पत्र था जो उसको धीरे धीरे भारतीय संघ में मिला रहा था। यह उपकरण केवल एक कागजी दस्तावेज नहीं था बल्कि यह सुरक्षा कवच था। क्या था? एक सुरक्षा कवच था जिसने भारत को जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे जटिल स्थितियों में हस्तक्षेप करने का कानूनी आधार प्रदान किया। इन समझौतों के बिना भारत की एकीकरण एक दीर्घकालीन गृह युद्ध में बदल जाता। अगर यह सब राज्य वर्तमान में ऐसा ही रहता तो आज आपको गृह युद्ध देखने को मिलता जिस प्रकार यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है, और अभी हमारे विश्व में विभिन्न इलाकों में आपको गृह युद्ध देखने को मिल रहा है। बस सीमा के चलते मतलब यहाँ लड़की मत समझिए, सीमा का मतलब यहाँ बाउंड्री। ओके, देश की सीमा के बारे में बात यहाँ कही जा रही है। तो इस बाउंड्री को लेकर अभी हमारे यहाँ गृह युद्ध चलता अगर यह एकीकरण ना हुआ होता तो। यह अधिनियम जो पत्र है, यह अधिनियम पत्र ही था जिसने भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करने की नींव रखी। यानी ये एक पत्र कुछ ऐसा था जिसमें 3 कंडीशन कहा गया था। धीरे धीरे करके इस 3 कंडीशन को कब 4 कंडीशन कर दिया और 4 से कब 20 कर दिया ये किसी को पता नहीं चला। तो ये जो अधिमिलन पत्र है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। हमारे देश के 565 देशी रियायतों को भारत संघ में मिलाने के लिए ये अधिमिलन पत्र बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। ओके, इतना याद हो गया आप लोग को, बहुत बढ़िया। जिसके बाद में विलय की अनुबंधों के माध्यम से पूर्ण राजनीतिक एकीकरण संभव हुआ। तो विलय के अनुबंध मतलब कोवेनेंट ऑफ
मार्केज। ओके, थोड़ा सर्दी हो गया, बुखार जैसा लग रहा है, तो आपको आवाज़ से ही महसूस हो रहा होगा, तो इसको एक बार कॉपी में नोट कीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, एकीकरण की जटिलताओं को सुलझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की भूमिकाओं का विश्लेषण करें। तो हमारे पास जो 565 देशी रियायत उस समय मौजूद था, इन सब को भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो इसको आप कैसे लिखिएगा क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, उन्होंने गाजर और छड़ी की एक परिष्कृत रणनीति मतलब स्ट्रेटेजी अपनाई। उनका दृष्टिकोण केवल बल प्रयोग पर नहीं बल्कि अनुनय और यथार्थवाद पर आधारित था। प्रिवी पर्स की नीति एक रणनीति मास्टर स्ट्रोक थी। जो पीवी पर्स की जो नीति थी, यह एक रणनीति जो थी, यह एक मास्टर स्ट्रोक थी। इसका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह केवल राजाओं को दी गई रिश्वत नहीं थी, बल्कि संप्रभु राष्ट्र के निर्माण के लिए चुकाई गई छोटी सी संवैधानिक कीमत थी। इसने शासकों को उनकी निजी संपत्ति और विशेषाधिकारों का आश्वासन देकर उन्हें अपनी राजनीतिक शक्ति छोड़ने के लिए प्रेरित किया। जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजनीतिक इच्छा शक्ति और छड़ी यानी प्रशासनिक और सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी की तो प्रतिनिधित्व किया, वहीं जो हमारे वीपी मेनन था, उन्होंने रियायती विभाग के सचिव के रूप में जटिल कानून संविवादों का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो जो हमारा वीपी मेनन था वो कानून बना रहा था कि हम किस कानून के बेस पर इन लोगों को भारत में मिलाएंगे, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रशासनिक और सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी उन लोगों को दे रहा था, आप हमारे साथ जुड़ जाइए वरना ये करेंगे। ओके, तो हमारे भारत में 565 जो देशी रियायत था, इन सब को मिलाने में बहुत बड़ी भूमिका रही थी। इस साझेदारी का 100 वाट प्रभाव उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्र निर्माण की प्रतिनिधि परिदृश्य में भारत की स्थिरता सुनिश्चित करना था। पटेल ने शासकों को यह स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत में उनके पास अनियंत्रित संप्रभुता का कोई स्थान नहीं है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन छोटे छोटे शासकों को यह वार्निंग दे दिया कि आपके पास अनियंत्रित संप्रभुता का कोई स्थान नहीं है। यदि वे स्वच्छता से शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें जनता के आक्रोश और केंद्र की कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह जो कि जितना भी काम वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, सब एक कानून के बेसिस में कर रहा था, और वो जो कानून बनाया गया था वो वीपी मेनन बनाया था। यह कूटनीति इतनी प्रभावी थी कि माउंटेन की प्रभावशीलता को भी पटेल ने भारत के पक्ष में मोड़ दिया। यानी जो हमारा माउंटबेटन योजना उस समय आया था, उसकी प्रभावशीलता को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की ओर मोड़ दिया। पटेल और मेमन ने एक ऐसी प्रशासनिक मशीनरी तैयार की जिसने न केवल राज्यों का विलय किया बल्कि उनकी सेवाओं, पुलिस और जो वित्तीय प्रणाली थी उसको भी भारतीय ढांचे में एकीकृत किया। इसकी सफलता ने भारत को एक विभाजित संप्रभुता के दुष्स्वप्न से बचाकर एक सशक्त संघीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। अगर ये चीज़ ना हुआ होता तो अभी हम बहुत ही ज़्यादा परेशान होते, गृह युद्ध होता, हमें दिल्ली से
रांची जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता, पासपोर्ट लगता, क्या क्या हमें चाहिए था, ये चीज़ हम सोच भी नहीं सकते थे अगर हमारे भारत में इस प्रकार के 565 अगर राजाओं का वर्तमान में अगर चलन रहता और हमारे बीच अगर ये 565 सरकार अगर मौजूद रहता तो इसका PDF में जो कि आप लोग को दे दूंगा, आप नीचे कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य की संप्रभुता और इसके संघीय स्वरूप पर एकीकरण की दीर्घकालीन परिणाम क्या था। दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म यानी आज अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो 100 साल बाद क्या होने वाला है, तो इसको हम कहेंगे दीर्घकालिक परिणाम। तो भारतीय गणराज्य की संप्रभुता और संघीय स्वरूप पर एकीकरण के दीर्घकालिक परिणाम क्या थे। तो एकीकरण के दीर्घकालिक परिणामों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को वास्तविकता प्रदान की, जो भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। प्रारंभ में राज्यों को भाग A, B और C के रूप में एकीकृत किया गया था। यानी हमारा जब राज्यों का गठन हो रहा था उस समय शुरुआत में हम सभी राज्यों को A, B, C कैटेगरी में बांट दिए थे, के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो एकीकरण के विभिन्न चरणों को दर्शाता था। लेकिन 1956 जब आया, 1956 के 7वें संविधान संशोधन ने इस अंतर को समाप्त कर दिया और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया कि अब जो हमारे पास राज्य है अब ये भाषा के आधार पर होगा। तमिल बोलने वाला तमिलनाडु में, उड़िया बोलने वाला उड़ीसा में और बांग्ला बोलने वाला पश्चिम बंगाल में, मराठी बोलने वाला महाराष्ट्र में। इस प्रकार भाषा के आधार पर अब राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसका 100 वाट विश्लेषण यह है कि इस प्रक्रिया ने किसी भी भविष्य के अलगाववादी आंदोलन के कानून और राजनीतिक आधार को समाप्त कर दिया। एकीकरण ने यह सुनिश्चित किया कि भारत एक अविभाज्य संघ है, यानी भारत को कोई विभाज्य नहीं कर सकता है, ना कि राज्यों के बीच कोई अस्थायी समझौता, ना ही हमारे भारत में सभी के साथ समझौता हुआ है। जिस प्रकार हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पढ़ते हैं, यूएस का मतलब पता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हम लोग जो अमेरिका चिल्लाते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का है, तो अमेरिका का है, बट वो एक्चुअल में यूएसए का है। यूएसए जो है ये टोटल 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, और अगर ये 50 राज्य चाहे तो अभी ये अमेरिका यानी यूएसए से क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है। तो हमारे पास फिर यूएसए के रूप में टोटल 49 देश ही बचेंगे। तो ये जो हमारे पास 50 यूएसए में देश देखने को मिलता है, ये उनके बीच एक क्या है, उनके बीच एक समझौता हुआ है। लेकिन हमारे भारत में जो आपको 28 राज्य देखने को मिलता है, ये 28 राज्य कोई समझौता के बदौलत नहीं बना है, बल्कि वो स्वच्छता से भारत में जुड़े हुए हैं। एक्चुअल में वो तो स्वच्छता से भारत में जुड़े नहीं हुए हैं, इसके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको बहुत सारी धमकी दी, तब वो स्वच्छता से भारत में आके जुड़े। ओके, और वो चाहकर भी इस भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है क्या, एकीकरण ने एक एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका और एकीकृत प्रशासनिक ढांचा जैसे IAS IPS की नींव रखी। हमारे पास जो IAS और IPS होता है ये संपूर्ण भारत के लिए होता है, इसकी पोस्टिंग भारत की किसी भी जगह में हो सकती है। ओके, की नींव रखी। इससे भारत की बाहरी संप्रभुता मजबूत हुई,
क्योंकि अब कोई भी विदेशी शक्ति इसकी भी आंतरिक रियायत के साथ अलग से संबंध नहीं रख सकता है। अगर कोई चाहेगा अमेरिका वाला कि नहीं हम तो मध्य प्रदेश के साथ संबंध बनाएंगे और किसी के साथ हम नहीं रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश मतलब भारत का हिस्सा। अगर आप मध्य प्रदेश के साथ व्यापार कर रहे हैं तो आप भारत के साथ भी कर रहे हैं। इसने आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय राज्य को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित किया जहां संप्रभुता केवल जनता और संविधान में निहित है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कि बहुत ही कम वाला है। अब मैं चाहता हूं कि आप, तो अभी जो कि हमारे पास और प्रश्न नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम आप सबके लिए फिर प्रश्न लेकर आएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर अटेंडेंस कंप्लीट करके जाइए, यानी लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आप सबको पता ही है कि हमारा जो ये BBMKU हब नाम का यूट्यूब चैनल है, ये केवल और केवल BBMKU के छात्रों के लिए बनाया गया है। तो ऐसे में आप सबका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सबके लिए वीडियो फिर लेकर डेली आऊँ। ओके दोस्तों, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसको एक बार कॉपी में नोट कीजिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है। मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।